हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गोविंदम डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो अपना चैप्टर चल रहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम, न्यूटन की गति के नियम, जिसमें अपन ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लास्ट टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम तो हमने पढ़ लिया था। रेखीय संवेग संरक्षित तभी होगा जब किसी वस्तु या निकाय पर लगने वाला कुल बल कितना हो, 0। ठीक है, तो इसी पर आधारित अपन कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स दैट आर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ उदाहरण की अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, तो इसमें एक एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वहाँ हर जगह लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा जहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। ठीक है, एक एग्जाम्पल या कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट, इसमें लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट नौदन, उसमें भी लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। रॉकेट प्रोपल्शन। थर्ड पॉइंट, कोलिजन, टक्कर, हर टाइप की चाहे किसी भी प्रकार की टक्कर हो, कोलिजन हो, उसमें लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है। कोलिजन, टक्कर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट और कहाँ पर हो सकता है, किसी भी एक गन से अगर बुलेट फायर्ड की जाए तो गन और बुलेट दोनों सिस्टम हो गया, इनका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, गन बुलेट। ठीक, मतलब व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन देन लीनियर मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, किसी भी एक बंदूक से छोड़ी गई गोली, तो बंदूक और गोली का रेखीय संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। पांचवा पॉइंट और अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक जब बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता है तो वहाँ पे भी रेखीय संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वॉकिंग में जब अपन वॉक करते हैं तो यहाँ पे भी रेखीय संवेग संरक्षित होगा। किसका, ए मैन पे लगने वाला जो फोर्स, जो ग्राउंड पीछे लगाएगा, और ठीक है ना, मैन कहाँ लगाएगा, पीछे की ओर, और ग्राउंड कहाँ लगाएगी, आगे की ओर, तो नेट फोर्स वो भी वहाँ पे भी कितना रहेगा, 0। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वॉकिंग, स्विमिंग, ये सब आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोस्टली कि जिनमें क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, रेखीय संवेग संरक्षित होता है। ठीक है, जिसमें अपन चलो यहाँ से एक इसकी बात कर लेते हैं, पहले एक एग्जाम्पल ले समझ लेते हैं। गन बुलेट सिस्टम को समझ लेते हैं एक बार। गन बुलेट सिस्टम, ठीक है, अपने पास पॉइंट क्या है, अपने पास पॉइंट ये है कि कोई भी एक बंदूक है जिससे गोली छोड़ी जाती है। ठीक है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको पता है, जैसे ही इस, मान लो ये एक गन है, यहाँ से अब अगर अपन बुलेट फायर्ड करें तो बुलेट तो जाएगी आगे की ओर, और ये जो गन होगा वो पीछे की ओर मूव करेगा। इसका मतलब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, इस गन की रिकॉइल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। इस बंदूक का पीछे की तरफ जो जब जाएगा तो उसका वेग निकालना है। ठीक है, वो देखते हैं। एक बार अपन केस ले लेते हैं कि ये अपने पास एक गन है। ठीक है, इस गन का जो मास है वो है कैपिटल M। यहाँ से एक जो बुलेट फायर्ड हो रही है, ठीक, उस बुलेट का मास मान लो क्या है, स्मॉल m। ठीक, अब ये बुलेट मान लो किस वेलोसिटी से फायर्ड हो रही है, v से, तो आपको पता है ये जो बंदूक होगी पीछे की ओर रिकॉइल होगी, आप जिसको अपन बोलेंगे रिकॉइल वेलोसिटी, पीछे की ओर मूव करेगा। ठीक है, मान लो किस वेलोसिटी से रिकॉइल कर रहा है, v से, तो आपको ये v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जरा हम देखें, यहाँ पर गन है और बुलेट है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें कि गन, जो गन है वो बुलेट पे फोर्स कहाँ लगाएगी, आगे की ओर, तो बुलेट कहाँ लगाएगी, गन पे पीछे की ओर। इस प्रकार से नेट फोर्स यहाँ पर इन दोनों में
गन और बुलेट दोनों को मिला के, दोनों सिस्टम, अगर इस सिस्टम पर देखा जाए, इस सिस्टम में क्या है, गन और बुलेट, तो इस सिस्टम में नेट फोर्स कितना है, 0। अगर नेट फोर्स अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ठीक है, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम से। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि पहले अगर अपन बात करें, इसका मास m और बुलेट का मास स्मॉल m, दोनों रेस्ट में है भाई, पहले बुलेट भी रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम गन का कितना, 0, और बुलेट का भी कितना होगा, 0, इज इक्वल टू बुलेट को गन से फायर्ड होने के बाद अगर अपन बात करें तो यहां पर इस बुलेट का मोमेंटम कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू स्मॉल v। ठीक, और गन का कितना हो जाएगा, m इंटू में मैंने माना इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, जो कि अपने को फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको ये क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। देख सकते हो क्यों, क्योंकि अगर इस तरफ अपन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं वेलोसिटी को, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का m कैपिटल v। तो यहाँ से फाइंड आउट आपको करना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, तो अपन ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल m v अपॉन में कितना हो जाएगा, कैपिटल m। ये इस तरह से, इस फॉर्मूले से आप रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं अपन स्मॉल m v इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल V। तो यहाँ से क्या मतलब निकल रहा है, यहाँ से ये मतलब निकल रहा है कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा, इसका गन का और बुलेट का, दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, सेम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तभी तो लीनियर मोमेंटम बुलेट फायर्ड करने से पहले 0 है, तो बुलेट फायर्ड करने के बाद में भी कितना आएगा, 0। ठीक है, लीनियर मोमेंटम बुलेट गोली छोड़ने से पहले कितना है, 0, तो गोली छोड़ने के बाद में भी कितना आएगा, 0। इसीलिए वो 0 तभी आ सकता है जब इस गन का मोमेंटम और इस बुलेट का मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम क्या हो, बराबर, और साथ में क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी 0 आ सकता है। तो यहाँ से भी अपन कह सकते हैं कि दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से गन बुलेट का सिस्टम, यहाँ से एक रिकॉइल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला अपने पास आ गया। इससे नेक्स्ट अपन एक रॉकेट प्रोपल्शन का एग्जांपल लेते हैं, रॉकेट अनुनोदन या रॉकेट नोदन बोल सकते हैं। तो देखते हैं इसको, रॉकेट नोदन। तो देखो यहां पर अपने पास ये रॉकेट है, ठीक है, ये लो, यहां से क्या हो रहा है कि इसमें फ्यूल है, जो भी है, इस रॉकेट का टोटल मास फ्यूल प्लस के साथ है ना, फ्यूल भी इसमें इंक्लूड हो गया है, टोटल मास कितना है, m। तो डाउनवर्ड टुवर्ड्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसको बोल सकते हैं इसका वेट कितना लगेगा, mg। कितना लगेगा, mg। ठीक है, अब यहाँ से जो जब ये फ्यूल बर्न होगा, यहाँ से आपको पता है नीचे गैसें निकलेंगी। ये मान लो गैस है, किस वेलोसिटी से निकल रही है, v रिलेटिव बोल दिया इसको एक बार, v रिलेटिव, मतलब v रिलेटिव की क्या वेलोसिटी है, इस इजेक्टेड गैस की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू इस रॉकेट। इस रॉकेट के रेस्पेक्ट में जो गैसेज निकल रही हैं किस वेलोसिटी से निकल रही हैं, v रिलेटिव से, मान लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर पता है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल मास, ये वेरिएबल मास का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जहाँ पर द्रव्यमान क्या कर रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक, तो इस केस में हम देख सकते हैं कि पहला केस लेते हैं, चलो केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट ले लेते हैं अपन कि रॉकेट इज मूविंग अप, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, मान लो रॉकेट जो है एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, रॉकेट ऊपर की तरफ त्वरित गति कर रहा है। मान लो उसका त्वरण कितना है, एक बार मैंने मान लिया कितने त्वरण से ऊपर जा रहा है, ये a से। तो हम देख सकते हैं इस रॉकेट का टोटल मास है m, इस पे नेट एक्सेलरेशन है a। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स ऑन रॉकेट, रॉकेट पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास है m और इनटू एक्सेलरेशन है a। ठीक है, दिस इज नेट फोर्स ऑन द रॉकेट, ये रॉकेट पर कुल बल लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ इस और अगर अपन देखें रॉकेट पे नीचे क्या लग रहा है, mg।
ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूल है कंटिन्यूसली बर्न आउट होगा, फ्यूल बर्न करेगा तो गैसेज निकलेंगी। तो अगर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ वेरिएबल मास से देखा जाए तो ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगा, जिसको अपन पढ़े थे जब अपन ने सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था। तो यहाँ वहाँ से अपन लिख सकते हैं ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा हो जाएगा, V रिलेटिव dm अपॉन में dt, जब मास वेरिएबल होगा। तो याद आ गया होगा V रिलेटिव या V dm अपॉन में dt। V यहाँ पर क्या है, इजेक्टेड गैस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, V रिलेटिव ले लिया उसको हमने, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो इस रॉकेट पे नेट फोर्स की अगर अपन बात करें, यहाँ से क्या है, अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो दिस इज पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स ऑन रॉकेट V रिलेटिव dm अपॉन में dt, और ये माइनस का mg, ये नेट फोर्स लग रहा है यहाँ से। और हम देख पा रहे हैं यहाँ कि नेट फोर्स कितना है, अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन a है तो नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हो ma, ये नेट फोर्स इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप v रिलेटिव की वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी केस फर्स्ट के लिए, कब, जब रॉकेट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, व्हेन द रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। एक केस अगर सेकंड बनाएं अपन, सेकंड केस में बात करें कि इफ रॉकेट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, रॉकेट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो आपको पता है इस रॉकेट का जो एक्सेलरेशन होगा a, वो कितना हो जाएगा, 0। अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब रॉकेट में नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं, v रिलेटिव dm अपॉन में dt माइनस का mg इज इक्वल टू 0, ये 0 इसको इधर भेज दो, दैट इज इक्वल टू mg, यहाँ से v रिलेटिव निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने को पास यहाँ पर दो केस बनेंगे, रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट नोदन में व्हेन द रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो उस केस में ये देख सकते हो, और व्हेन द रॉकेट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस केस में ये बन जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। से नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इम्पल्स, इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, आवेग। इम्पल्स, आवेग, बेसिकली इसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, सबसे पहले अगर अपन बात करें, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, केवल शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए लगे, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दैट टाइम इंटरवल इज इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है। अगर किसी वस्तु पर बहुत ज्यादा बल बहुत छोटे से समय अंतराल के लिए लगता है, तब उस बल तथा उस समय अंतराल का गुणनफल किसके बराबर होगा, इम्पल्स के। तो बेसिकली अपन एक बार स्मॉल केस के लिए डी आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मान लो ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कितना है F, और शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल मान लो कितना है dt, तो फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट, इट मीन्स F dt, तो di इज इक्वल टू F dt, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ से अपन जानते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन में dt, तो यहाँ से F dt को अपन क्या लिख सकते हैं, dp, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से सदिश राशि है, ठीक है। अब हम यहाँ से केस बना सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आएगा i, और लिमिट मान लो फोर्स इज एक्टिंग फॉर टाइम t1 से t2, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 से t2, दिस इज f dt, ओके। तो यहाँ से बेसिकली दिस f dt इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं अपन, या और लिख सकते हैं इसको सिंपली p1 से p2, क्योंकि इसको चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, dp, तो ये हो जाएगा p2 माइनस p1, बेसिकली डेल्टा t। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला बन गया इसका, ठीक है। तो इसी को बेसिकली बोला जाता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये हो गया आवेग संवेग प्रमेय, आवेग संवेग प्रमेय। तो यहां से हम देख पा रहे हैं क्या कि इम्पल्स है वो बेसिकली किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम।
संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन के बराबर है कौन? इम्पल्स। तो आपको ध्यान रखना है कि संवेग में परिवर्तन बराबर होता है किसके? आवेग के। लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी? बल के। तो दोनों का ध्यान रखना है, संवेग में परिवर्तन होगा आवेग के, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, एंड चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होगा बल के। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखना ध्यान से कि वो चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपके सामने। तो यहाँ से एक बार दोनों की आप यूनिट एंड डायमेंशन का भी देख सकते हो, इम्पल्स और मोमेंटम की। तो यहाँ से देख पा रहे हो इम्पल्स और मोमेंटम, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सो मोमेंटम की जो यूनिट और डायमेंशन होगी वही यूनिट और डायमेंशन किसकी होगी? इम्पल्स की। तो हम कह सकते हैं कि आवेग और संवेग दोनों का मात्रक और जो विमाएं होती हैं, यूनिट एंड डायमेंशन जो होती हैं वो बराबर होती हैं। क्या क्या हो सकती हैं तो वो देख सकते हैं भाई। इम्पल्स ये सॉरी मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू एम वी, चेंज इन मोमेंटम का भी वही होगा एम डेल्टा वी। तो उसका मतलब यहाँ से अगर यूनिट की अगर अपन बात करें तो यूनिट क्या बन जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी केजी एम इंटू वी, केजी मीटर अपॉन में सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही या फिर यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से क्या बन जाएगा इसका? न्यूटन, और इंटू में क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये दोनों यूनिट है, चेंज मोमेंटम की भी और समय की, आवेग की भी, दोनों की है। क्या तो ये बोल दो या फिर ये बोल दो, इसी से ये भी बन सकता है। सेकंड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अगर यहाँ सेकंड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो नीचे पर यहाँ बन जाएगा सेकंड स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं न्यूटन, और इनटू में क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, तो ये आवेग संवेग की यूनिट हो गई। डायमेंशन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो डायमेंशन हो जाएगी m1 L1 और क्या हो जाएगा? t माइनस 1, m1 L1 t माइनस 1 निकाल सकते हैं, ये सबको आता है यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा इम्पल्स के बारे में होगा। तो आपको समझना है इम्पल्स क्या है, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु पर अत्यधिक बल लगाया जाए, ठीक है ना, लेकिन बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए, तब उस बल तथा उस समय अंतराल का गुणनफल से हमें आवेग प्राप्त होता है। चलो, ये हो गया अपना इम्पल्स के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का भी फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 FDT, और मोमेंटम है उसको फिर दैट इज इक्वल टू डेल्टा भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्राफ के बारे में, जिसमें एक पढ़ेंगे PT ग्राफ और एक पढ़ेंगे एक बार FT ग्राफ। तो इनका जो स्लोप है, एरिया है, उनके बारे में अपन देखते हैं, कौन सी क्वांटिटी देता है कौन सी नहीं। तो ये हमारे पास है, मान लो एक बार PT ग्राफ ले लिया। P इज लीनियर मोमेंटम एंड T इज टाइम, ये सेकंड में है, और ये न्यूटन इनटू सेकंड बोल सकते हैं, या केजी मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, तो एक बार मान लेते हैं कि चलो ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट वही, इसका स्लोप, ढाल से हमें कौन सी क्वांटिटी, सिंपल क्वेश्चन यही बनता है पहला क्या, कि PT ग्राफ के ढाल से हमें कौन सी राशि प्राप्त होगी, विच क्वांटिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्लोप ऑफ PT ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकलवा के बता रखा है कि एक बार मान लिया कि ये एंगल कितना है? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से एक बार परपेंडिकुलर डाल दो। स्लोप ढाल किसके बराबर होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है, और टेन थीटा यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P को, और अपॉन बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? T को। तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए तो P/T बन गया। लेकिन अगर ये कर्व्ड होती लाइन, ठीक है, तो उसको क्या लिखना पड़ता? अगर मान लो हमारे पास ये सिचुएशन होती कि मान लो इस तरह का ग्राफ है, तो आपको पता है हर एक पॉइंट पर यहाँ पर जो एंगल बनता अलग अलग होता। तो किसी भी पॉइंट पे मान लो निकालना होता, इस पॉइंट पे अगर हमें स्लोप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते, ये P है और ये T है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर देते। यहाँ कुछ ना कुछ तो एंगल बन ही रहा है, मान लिया थीटा। फिर वही चीज़ क्या लिखते हैं इस केस में? इस केस में लिख सकते हैं टेन थीटा, क्योंकि वेरिएबल है तो क्या लिख सकते थे? dP/dt, बात वही है। तो P/T है dP/dt, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू F। इसका मतलब क्या हुआ
कि पीटी ग्राफ के ढाल से हमें कौन सी क्वांटिटी ऑब्टेंड होती है, बल, फोर्स ऑब्टेंड होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पीटी ग्राफ के ढाल से, स्लोप से फोर्स ऑब्टेंड होता है, एरिया से कोई क्वांटिटी ऑब्टेंड नहीं होगी। सिमिलर हम लेते हैं एक बार एफटी ग्राफ, फोर्स एंड टाइम ग्राफ। फोर्स है न्यूटन में और टाइम है सेकंड में। एफटी ग्राफ, कोई भी एक ग्राफ ले लिया, जैसे किस तरह से भी ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ स्लोप की बात करें तो स्लोप होगा df/dt या f/t, बल बटा समय, कोई क्वांटिटी नहीं होती। तो यहाँ बेसिकली अगर हम एरिया की अगर बात करें, ठीक है, कोई भी आप ग्राफ ले लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ले लिया, ये टाइम मान लो t1 है और ये टाइम क्या है, t2 है। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें बात करना है एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, ठीक है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, एफ डी टी, कहां से कहां, t1 से t2, t1 से t2 इंटीग्रेशन एफ डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन एफ डी टी ये किसके इक्वल होता है, आपको समझाया था, दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी, या डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आई। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ एफटी ग्राफ के क्षेत्रफल से हमें कौन सी राशि प्राप्त होती है, तो रेखीय संवेग में परिवर्तन, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, या फिर क्या बोल सकते हैं, आवेग, इम्पल्स, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो हमने दो चीज देखी यहाँ पर, पीटी ग्राफ का तो ढाल देखा, उससे प्राप्त हुआ बल, और एफटी ग्राफ के एरिया से क्या प्राप्त हुआ, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, या फिर इम्पल्स, आवेग। इससे नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो एक पॉइंट समझना है इसको, F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहां से एक चीज देखो, अगर इस टाइम को बढ़ाया जाए, अगर मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उस टाइम को बढ़ाया जाए, मोमेंटम को चेंज होने में अगर टाइम ज्यादा लगे, रेखीय संवेग में परिवर्तन जो हो रहा है उसमें अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो बल क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है ना, फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इस पे हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखो कोई भी एक, जैसे क्रिकेटर है, ठीक है, जब वो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे खींचता है, जैसे ही बॉल उसके हाथों में आती है वो हाथ को क्या करता है, पीछे खींचता है। ऐसा क्यों करता है, उसको समझते हैं कि जैसे ही बॉल उसके हाथ में आती है तो अपने हाथों को पीछे खींचने से क्या होगा कि वो बॉल और हमारे हाथों के बीच में जो संपर्क समय है, कॉन्टैक्ट टाइम है, ठीक है, क्योंकि उस समय में क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है ना, मोमेंटम चेंज होगा। तो वो मोमेंटम चेंज होने में टाइम को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, कि मोमेंटम चेंज होने में टाइम क्या लगे, ज़्यादा लगेगा। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो हमारे हाथों पे वो बॉल जो है फोर्स क्या लगा पाएगी, कम, जिसकी वजह से चोट क्या लगेगी, कम आएगी, मतलब ठीक है, ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। तो क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि वो कॉन्टैक्ट टाइम को बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है ना, उसमें टाइम क्या लगे, ज़्यादा लगे, टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम, और उसको चोट क्या लगेगी, कम, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बाइसिकल्स होती हैं, साइकिल होती हैं, मोटरसाइकिल होती हैं, इनमें शॉकर्स लगे होते हैं, ठीक है, हम देखते हैं ये चीज़। तो वो शॉकर्स क्या करते हैं, जैसे ही हमें जर्क से क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं कि ताकि अपन बाइसिकल चला रहे हैं, कोई गड्ढा आ गया तो झटका ना लगे, ठीक है, हमें जर्क से, तो टू अवॉइड जर्क्स, ठीक है, शॉकर्स आर यूज्ड। अब कैसे, शॉकर्स क्या करते हैं, बेसिकली जो मोमेंटम में चेंज आता है ना, उसके टाइम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। फिर वही चीज़ कि टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल की अगर अपन बात करें, जैसे कोई एक पर्सन है, वो जंप करता है, एक बार मान लो जंप करता है सैंडी फ्लोर पे, मिट्टी वाली सतह पे, और एक बार करता है सीमेंटेड फ्लोर पे, जो कि एक हार्ड सरफेस हो गई, ठीक है। तो सबको पता है अगर वो सैंडी फ्लोर पर अगर जंप करेगा तो उसको चोट क्या लगेगी, कम।
लेकिन अगर हार्ड सीमेंटेड फ्लोर पर अगर जंप करेगा तो उसको चोट क्या लगेगी, ज़्यादा। उसका रीजन क्लियर है, क्योंकि सैंडी फ्लोर पर अगर वो जंप करता है तो वहां पर उसके पैर, ठीक है, और जो फ्लोर है, सैंडी फ्लोर है, उनके बीच में वहां पर जो कॉन्टैक्ट ऑफ टाइम है, जो मोमेंटम चेंज होने में जो टाइम है, वो थोड़ा सा क्या लगता है, ज़्यादा। ठीक है, सैंडी फ्लोर पर मोमेंटम चेंज होने में टाइम क्या लगता है, ज़्यादा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो वहां पर फोर्स क्या लगेगा, कम। तो इसलिए उसको चोट भी क्या लगती है, कम। लेकिन सीमेंटेड हार्ड फ्लोर पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं इस पर बेस्ड। ये हमारे पास कंसेप्ट ये था कि अगर मोमेंटम चेंज होने में अगर टाइम आप ज़्यादा लग रहा है तो फोर्स क्या लगेगा, कम। तो इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर जब बॉल को कैच करता है उसमें देख सकते हो, शोकर्स जो होते हैं वो हमें जर्क से बचाते हैं, ठीक है ना, जो कि साइकिल, मोटरसाइकिल इन सब में लगे होते हैं। और थर्ड पॉइंट जो हमने देखा वो था कि अगर हम एक सीमेंटेड फ्लोर या एक सैंडी फ्लोर पे गिरें तो कम चोट लगेगी सैंडी फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम चेंज होने में टाइम क्या लगता है, ज़्यादा। इसके बाद एक पॉइंट, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास एक ये वॉल है, ठीक है, और एक दीवार है, यहाँ से एक बॉल है जिसका मास मान लो कितना है, m, वो यहाँ से इस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, किस वेलोसिटी से इस पे स्ट्राइक कर रही है, मान लो v से। ठीक, अब हमने माना कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ जब स्ट्राइक कर रही है, कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, थीटा मान लिया, चलो ठीक है। अब देखो ये पॉइंट, जो एंगल है हमें, वो हॉरिजॉन्टल के साथ भी दे सकता है या फिर इस वॉल, दीवार के साथ भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक बार हमने मान लिया, चलो हॉरिजॉन्टल के साथ दे रखा है। इससे स्ट्राइक होने के बाद में क्वेश्चन में दे रखा है कि इसी स्पीड से ये हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाता है, वही थीटा एंगल बनाते हुए और सेम स्पीड से ये क्या कर जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो आपको निकालना है यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, रेखीय संवेग में परिवर्तन ज्ञात करो, ठीक है ना। मोमेंटम में आपको चेंज निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से निकलेगा। तो सबसे पहले क्या देखो आप, जो वेलोसिटी जैसे ये स्ट्राइक करेगी यहाँ पर, इसको देखो, बॉल आ रही है, ठीक है, बॉल आ रही है, इसको स्ट्राइक किया, इसको स्ट्राइक करेगी तो आपको पता है, एक बार इसको थोड़ा वेक्टर वाइज हमें आगे बढ़ा सकते हैं। इस लाइन को हमने वेक्टर वाइज इस लाइन को क्या कर लिया, आगे बढ़ा लिया। तो ये लो v वेलोसिटी से, ठीक है, इस लाइन को भी थोड़ा आगे बढ़ा लो। अब आप देख पा रहे हो ज्योमेट्री से, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, शीर्ष सावे में कोण हो गया, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, ठीक। v थीटा, तो जरा बता सकते हो यहाँ वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, v sin थीटा। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। अब जब ये रिकॉइल कर इधर, जब वापस लौट रही है इधर, ठीक है, तो इस केस में अगर अपन बात करें, v थीटा है, इसका मतलब इधर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, v cos थीटा, और ये इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा इसका, v, इसका v sin थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं वो देखो, डेल्टा पी, वी नो दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डेल्टा v, मास इनटू वेलोसिटी में चेंज। तो देखो इस बॉल का मास तो कहीं चेंज नहीं कर रहा, चेंज क्या कर रही है इसकी वेलोसिटी, तभी उसमें मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी में चेंज सिर्फ x डायरेक्शन में बात करें, x डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है, तो देखते हैं। x डायरेक्शन ये रही और y डायरेक्शन ये रही। x डायरेक्शन में ये स्ट्राइक करने से पहले किस वेलोसिटी से चल रहा था, v cos थीटा से, ठीक है, और स्ट्राइक करने के बाद में जब वो रिटर्न कर रही है तब किस तरफ चल रहा है, v cos थीटा से ही चल रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि x डायरेक्शन में स्ट्राइक करने से पहले, इस दीवार से टकराने से पहले इधर चल रहा है v cos थीटा से, और दीवार से टकराने के बाद में इधर चल रहा है v cos थीटा से। वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी यहाँ पर सेम नहीं है क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। तो वेलोसिटी में अगर मैं ये v cos थीटा लूँ तो ये कितना आएगी, माइनस v cos थीटा। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया, x डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज हो गया 2 टाइम्स ऑफ v cos थीटा। क्लियर है, ठीक है।
सिमिलरली वेलोसिटी में चेंज अगर हम वाई डायरेक्शन में अगर अपन बात करें, इस वॉल से टकराने से पहले भी इधर चल रही थी, किससे, वी साइन थीटा से, और टकराने के बाद में भी जब ये लौट रही है तभी भी किससे चल रही है, वी साइन थीटा से इधर ही चल रही है। तो वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आया, नहीं आया। तो नेट चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, वही हो गया जो एक्स में था, 2v cos थीटा। तो जरा बताओ, चेंज इन मोमेंटम अगर यहां से निकालें, मास में तो कोई चेंज नहीं है, तो क्या जाएगा, ये वैल्यू यहां पुट अप कर दो, 2 टाइम्स ऑफ v cos थीटा, ये इसका आंसर आ गया। तो मोमेंटम में चेंज कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ mv cos थीटा। तो देखो ये एंगल यहां पे दिया है, किसके साथ था, हॉरिजॉन्टल। अगर यही क्वेश्चन होता और अगर एंगल ये ना दे के हमें वॉल के साथ एंगल दे देता, वॉल के साथ एंगल दे देता, तो यहां पर cos थीटा नहीं, फिर क्या था, sin थीटा। इसी प्रोसेस से देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वैसे भी देख सकते हो, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह यहां पर ये थीटा माना है हमने, 90 माइनस थीटा पुट अप करो, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, रखने वाली चीज नहीं है कि cos थीटा आएगा या हमेशा cos थीटा आएगा sin थीटा, वो देखना है कि एंगल किसके साथ दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट अपन चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। यह है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसको एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया बल बोल सकते हैं। तो इसको देखो, न्यूटन के थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो उसका स्टेटमेंट यह है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। मतलब अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कुछ बल लगा रही है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगा रही होगी, लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, यह है उसका एक्शन रिएक्शन नियम, ठीक है। समझते हैं इसको। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट है मान लो क्या, बी। ये इसको एक फोर्स लगा रहा है मान लो एफ, ठीक है। ए बी पर फोर्स लगा रहा है एफ, इधर मान लो चाहे उधर मान लो, एक बार किधर भी मान लो, इधर मान लो, एक बार मान लिया, तो बी भी ए पर कितना फोर्स लगाएगा, एफ फोर्स ही लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं अपन एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया बल। की एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कुछ बल लगा रही है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पे उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस पूरे सिस्टम में अगर अपन बात करें, पूरे सिस्टम में, ठीक है, पूरे सिस्टम में नेट फोर्स कितना है, 0। देख सकते हो पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे अगर अपन बात करें तो नेट फोर्स 0 नहीं है। इस पे तो कितना बल लग रहा है, एफ, इस पे भी कितना लग रहा है, एफ, लेकिन पूरे सिस्टम में कितना लग रहा है, 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित कुछ बिंदुओं की बात करते हैं। चलो, तो पहला पॉइंट यही है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल जो है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, हमेशा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। ऐसा नहीं है कि इसी पे एक्शन फोर्स लग रहा है और इसी पे क्या लग रहा है, रिएक्शन फोर्स, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। एक्शन रिएक्शन फोर्स तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। तो क्या लिख सकते हैं, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा दो भिन्न वस्तुओं पर काम करती, अलग वस्तुओं पर काम करता है, कभी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर काम नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि पूरे सिस्टम पर, है ना, पूरे निकाय में नेट फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। अगर नेट फोर्स 0, हम पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे या सिस्टम पे, जब भी किसी वस्तु पर या निकाय पर कुल बल अगर 0 है,
तो लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित। इसका मतलब ये हुआ, तीसरा पॉइंट जो हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कि न्यूटन्स, इंपॉर्टेंट भी है, आया हुआ क्वेश्चन भी है, कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, तो न्यूटन के का कौन सा नियम है जिसमें रेखीय संवेग जो राशि होती है वो संरक्षित होती है, तो वह न्यूटन की कौन सा नियम, तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो कैसे हुआ, समझ में आ गया ये कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग क्यों संरक्षित हुआ, क्योंकि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है, 0। ठीक है, तो न्यूटन की गति, ये अगर आगे बात करें फोर्थ पॉइंट, देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा, क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा एक साथ लगते हैं, इनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता, नो टाइम गैप, यहाँ पर कोई समय अंतराल नहीं होता है। मतलब एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होते हैं वो हमेशा एक साथ लगते हैं। मतलब देखो, अगर ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, मैं इस पे बल लगाऊं, तो जैसे ही मैं दीवार पे बल लगाऊंगा, ठीक है, तुरंत उसी समय दीवार भी इस मेरे हाथ पे बल लगाने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन रिएक्शन फोर्स दोनों क्या अभी तक कांटेक्ट में नहीं है, क्या इस पे कोई बल लग रहा है, नहीं लग रहा। जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा, मतलब मैं इस पे बल लगाने लगूंगा, तो दीवार भी इस पे क्या लगाएगी, बल लगाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन रिएक्शन फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, दोनों के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता। अगर इनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं है तो क्या जरा बता सकते हो कि किसको आप एक्शन बोलोगे, किसको रिएक्शन। मतलब मैंने जो फोर्स लगाया, क्या वो उसको हमेशा ही एक्शन बोलेंगे, दीवार ने जो लगाया क्या वो हमेशा रिएक्शन होगा, नहीं। आप इसमें से जब दोनों ही साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो आप किसी को भी एक्शन बोल दो, तो किसी को भी क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन बोल सकते हैं। तो पर्टिकुलरली एक्शन रिएक्शन में कोई डेफिनेट नहीं होता, आप किसी भी एक फोर्स को एक्शन बोल सकते हो और किसी दूसरे को क्या बोल दोगे, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसका रीजन है क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ काम करते हैं, इसलिए। चलो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट पे मतलब चाहे ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो चाहे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, वो कोई मैटर नहीं करता। मतलब स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे मैटर नहीं करता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, दोनों ही कंडीशन पे क्या लग सकता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स लग सकता है। वो मैटर नहीं करता कि जब स्टेट में होंगे, रेस्ट में होंगे तभी एक्शन रिएक्शन लगेगा, या मोशन में होंगे तभी लगेगा, कभी भी लग सकता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये मैटर ही नहीं करता उनकी स्टेट की वो रेस्ट में है या मोशन में। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो अर्थ और मून, ठीक है, अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में हम बोल सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ मून को अपनी ओर खींच रही है, मून अर्थ को उतने ही फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है, तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसका काम कर रहा है, एक तरह से एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट साथ में किस में है, मोशन में है। ठीक, चलो, तो ये कोई मैटर नहीं करता ऑब्जेक्ट की रेस्ट में है या मोशन में, ठीक है, कि एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी भी लग सकता है, वो मैटर नहीं करेगा कि ये रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, स्टेट मैटर नहीं करती है। ठीक, सिक्स्थ पॉइंट अगर अपन बात करें, सिक्स्थ पॉइंट में क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स तभी लगेगा कि ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आए, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है। जब ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तभी भी एक्शन रिएक्शन फोर्स लग सकता है, और जब ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तभी भी उनके बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स लग सकता है। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लग रहा है, इसके एग्जांपल की बात करेंगे। और कांटेक्ट वाला तो आप जानते हो, आप दीवार को पुश करो, आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, दीवार आप पे लगा रही है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब कांटेक्ट में होगा तभी भी एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है, और जब ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ना हो तभी भी एक्शन रिएक्शन फोर्स काम करता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये सब क्या है,
ये सब हैं नॉन कॉन्टैक्टिव फोर्स हैं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ये इसको, क्योंकि मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ये इसको क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। मान लो किस फोर्स से, F से, तो M2 भी M1 को क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। कितने फोर्स से, सेम फोर्स F से। क्या दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में है? क्या नहीं है, कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है R। फॉर्मूला भी आप जानते हो, F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। R क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, लेकिन फोर्स लग रहा है इनके बीच में। सिमिलरली अगर मैं मान लो ये हमारे पास एक Q1 चार्ज है और ये क्या है, मान लो Q2 चार्ज, ठीक है, तो आपको पता है दोनों के चार्जेस की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैट ये इसको दोनों मान लो एक बार पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। ये इस पे क्या, कहाँ फोर्स लगाएगी, इस तरफ, मान लो कितना F, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी इस पे कितना, ये वाला चार्ज भी इस पे कितना फोर्स लगाएगा, F ही लगाएगा। और वो हम जानते हैं ये दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस R है, तो ये दिस फोर्स F इज इक्वल टू कितना, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में है? नहीं है, लेकिन फिर भी इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। और कहाँ लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। एक्शन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्स के लिए ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। कॉन्टैक्ट में होंगे तो भी लग सकता है और कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे तो भी लग सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे एक बार बेस्ड हम अगर कुछ एग्जांपल्स की अगर अपन बात कर लें एक मिनट के लिए, तो जिस प्रकार से हम चलते हैं, ठीक है, अगर हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है, जब हम वॉक कर रहे हैं तो हमारे जो हम फोर्स कहाँ लगा रहे होते हैं, पीछे की ओर, और ग्राउंड हमारे पैरों पर फोर्स कहाँ लगाती है, आगे की ओर, ठीक है। तो जितना फोर्स हम पीछे की ओर ग्राउंड पे लगाते हैं, जितना फोर्स हमारे पैर ग्राउंड पे लगाते हैं पीछे की ओर, तो ग्राउंड भी हमारे पैरों पर फोर्स कहाँ लगाती है, आगे की ओर, सेम फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो एक तरह से जो हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम लग रहा है। अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं उसमें भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम कर रहा है। और आज हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखे थे, ठीक है ना, रॉकेट प्रोपल्शन, कॉन्वेयर बेल्ट, ठीक, कोलिजन, ठीक, और नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे थे सब में क्या रहेगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम लग रहा है, क्योंकि सब में लीनियर मोमेंटम कंजर्व था, नेट फोर्स जीरो था। नेट फोर्स जीरो क्यों था, क्योंकि वहां पर एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा था। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना लगा रहा था, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगा रहा था। तो आज की जितने भी एग्जाम्पल अपन ने लिखे थे उसमें भी न्यूटन की गति का थर्ड लॉ लग रहा है, ठीक है। तो स्विमिंग, वॉकिंग, ये सब बता दिया आपको, ओके। तो ये हमारा न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया। तो कल हम पढ़ेंगे एबीडी के बारे में, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।